नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी प्रभा पर। साथियों, पिछले वीडियो में हमने भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में चर्चा की थी। आज हम हिंदी की ध्वनियों के इस वीडियो को लेकर उपस्थित हुए हैं। मैं आपके सामने रीट और BSTC की तैयारी को लेकर हिंदी व्याकरण के संबंधित अनेक वीडियो रखता रहूंगा। पिछले वीडियो को बहुत से साथियों ने पसंद किया और बहुत से कमेंट्स मिले, मेरा उत्साह बढ़ा। मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ हिंदी की ध्वनियों को लेकर। जब हम किसी भी भाषा की बात करते हैं तो ध्वनियां उस भाषा की मूल इकाई होती है और उसी की बुनियाद पर भाषा का महल खड़ा होता है। साथियों, हम हिंदी की बात करें तो हिंदी की जो ध्वनियां हैं उन ध्वनियों में आप जैसा कि देख रहे हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग और अयोगवाह, इन ध्वनियों के सहारे हिंदी भाषा के शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं। आप देखिए, यहाँ स्वर की परिभाषा लिखी हुई है। स्वर किसे कहते हैं? स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में वायु बाधित नहीं होती, जिनका उच्चारण पूर्णतः स्वतंत्र होता है, जिनका उच्चारण पूर्णतः अखंड होता है। स्वर की इस परिभाषा को आप अच्छी तरह समझिए, क्योंकि यह वो प्रकरण है जिस पर बहुत सारे प्रश्न रीट के परीक्षार्थियों को पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न BSTC के परीक्षार्थियों को पूछे जा सकते हैं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। और न केवल इन पर प्रश्न आते हैं, बल्कि इन ध्वनियों को बहुत बेहतर तरीके से सीखने से भाषा के जो अगले प्रकरण है, जब आप स्वर संधि सीखेंगे तो आपको स्वर का बहुत अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। जब आप व्यंजन संधि सीखेंगे तो आपको व्यंजन का बहुत अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। हम इस परिभाषा को सरलतम तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, क्या लिखा हुआ है कि स्वर वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु बाधित नहीं होती। पहली बात, वायु बाधित नहीं होती। और वायु के बाधित नहीं होने का कारण क्या है? वायु बाधित इसलिए नहीं होती क्योंकि स्वर का जो उच्चारण होता है वह हमारे जो उच्चारण स्थान है, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, कोष्ठ, इनमें से कहीं भी वायु रुकती नहीं है। और भीतर से आती हुई प्राण वायु जब बाहर आती है तो उसके उच्चारण में कोई बाधा नहीं होती है। जैसे मैं आपको उच्चारण करके बताता हूं, अ, आ, इस प्रकार के उच्चारण में मुंह पूरा खुला रहता है और वायु जो है वो बाहर आती है, बीच में कहीं कोई रुकावट नहीं है। स्वरों की संख्या जो है वह 11 मानी जाती है और ये पूरे के पूरे 11 स्वर अपने आप में स्वतंत्र ध्वनियां हैं, अखंड ध्वनियां हैं। इस ध्वनि को खंडित नहीं किया जा सकता। ये ध्वनि पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यह ध्वनि किसी अन्य ध्वनि के अधीन नहीं होती। व्यंजन स्वरों के अधीन होते हैं, किंतु स्वर किसी ध्वनि के अधीन नहीं होते और उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। आपने देखा होगा कि कोई भी स्वर कभी खंडित नहीं होता, हलंत नहीं होता, आधा नहीं होता। व्यंजन आधे हो सकते हैं, स्वर आधे नहीं होते। आप देखिए कि यहां पर मैंने एक परिभाषा लिखी। ये परिभाषा एक छोटी सी परिभाषा है जो संस्कृत के व्याकरणाचार्यों ने परिभाषा दी है और वो परिभाषा ये है कि स्वयं राजन्ते स्वरः। 3 ही शब्दों में स्वर को समझाने की कोशिश की है। स्वयं राजन्ते स्वरः का तात्पर्य यह है कि वह ध्वनि जो स्वतंत्र होती है। जिस प्रकार राजा अपने आप में स्वतंत्र होता है, ठीक स्वर भी उसी प्रकार स्वतंत्र होते हैं। स्वर को खंडित करेंगे तो भी यहाँ पर आप देखिए, ये स्वर और र, स्वर का मतलब अपना और र का मतलब राज्य, शासन, राजव्यवस्था। तो आप देखिए कि स्वर वे ध्वनियां होती है जो स्वतंत्र ध्वनियां होती है, जो अखंड होती है और जिनके उच्चारण में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। स्वरों की संख्या जो है वह 11 मानी गई है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब हम जब छोटे थे, जब हमें सिखाया गया तो अंग, अह, इन 2 ध्वनियों को भी स्वरों के साथ में सिखाया गया। किंतु साथियों, बहुत से व्याकरणाचार्यों का ये मत है कि ये स्वर नहीं है और सर्वमान्य मत यही है कि इनको स्वरों के साथ नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि स्वर की जो परिभाषा है, स्वर का जो स्वरूप है, उस दृष्टिकोण से ये स्वर नहीं कहे जा सकते। तो हम इन ध्वनियों को क्या कहें? इन ध्वनियों को अयोगवाह कहा जाता है और ये ध्वनियां हैं अंग और अह। अंग अनुस्वार युक्त ध्वनि है और अ के पीछे विसर्ग युक्त ध्वनि अह। ये दोनों अयोगवाह कहे जाते हैं। अयोगवाह क्यों कहा गया है?
साथियों, पंडित किशोरीदास वाजपेयी बहुत महत्वपूर्ण व्याकरणाचार्य हुए हैं, बहुत बड़े व्याकरणाचार्य हुए हैं। उन्होंने ये कहा है कि अंग और अह ये अयोग है। इसका अर्थ उन्होंने ये बताया है कि जिसका न स्वर में योग हो न व्यंजन में योग हो, अर्थात अयोग। स्वर में भी योग नहीं, व्यंजन में भी योग नहीं, और वाह का मतलब होता है गति, प्रवाह। स्वर में भी योग नहीं, व्यंजन में भी योग नहीं, फिर भी उनकी ध्वनियों के साथ एक गति है, एक प्रवाह है, इसलिए इनको जो है अयोग वाह कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि रचना के आधार पर जो स्वर है वो कितने प्रकार के होते हैं और उनकी रचना के आधार पर किस प्रकार उनका वर्गीकरण किया जाता है। आप देखिए, रचना के आधार पर स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक वे स्वर होते हैं जो मूल स्वर कहलाते हैं, और ये 4 स्वर है अ, ई, उ, री। ये चारों ही स्वर मूल स्वर है। शेष स्वर जो है इनकी रचना इन्हीं स्वरों से हुई है, इसलिए ये मूल है। बाद वाले मूल इसलिए नहीं है क्योंकि बाद वाले स्वरों की रचना इन स्वरों से हुई है। बाद वाले जो स्वर है उनको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक दीर्घ और दूसरे संयुक्त। दीर्घ स्वर ये है, आप देखिए आ, ई, उ, ये दीर्घ स्वर है। संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ, ये संयुक्त स्वर है। अब आप इसको समझिए कि आ, ई, उ इनको दीर्घ क्यों कहा जाता है, ए, ऐ, ओ, औ इनको संयुक्त क्यों कहा जाता है। साथियों, जो मूल स्वर है ये एक मात्रा के स्वर है, ये मूल है, इनको ह्रस्व कहा जाता है, इनको लघु कहा जाता है, ये एक मात्रा से इनका उच्चारण होता है। लेकिन दीर्घ और संयुक्त दोनों ही स्वर जो है इनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। फिर भी इनको 2 अलग अलग वर्गों में इसलिए रखा गया है कि दीर्घ स्वर है वो समान स्वरों के मेल से बनते हैं। आप देखिए, अगर अ और अ मिलकर आ बनता है, ई के साथ ई के मिलने से ई बनती है, उ के साथ उ के मिलने से उ बनता है। ये दीर्घ स्वर है। ये दोनों समान स्वरों से बनने वाले स्वर है, सजातीय स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर है। ये संयुक्त स्वर है जो विजातीय स्वरों के मेल से, भिन्न प्रकार के स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर है। आप देखिए, अगर अ और ई को मिलाकर ए बनाया जाता है, अ और ए को मिलाकर आई बनाया जाता है, अ और उ को मिलाकर ओ बनाया जाता है, अ और ओ को मिलाकर औ बनाया जाता है। तो ये भिन्न स्वरों के मेल से बनने के कारण संयुक्त स्वर कहलाते हैं, और ये समान स्वरों के मेल के कारण दीर्घ स्वर कहलाते हैं। वरना इन दोनों में कोई मात्रा भेद नहीं है। क्यों? क्योंकि मात्रा के दृष्टिकोण से इन दोनों में 2 मात्राओं का समय लगता है। अब आप समझिए कि मात्रा किसे कहते हैं। मात्रा ध्वनि के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। और आप ध्यान से समझ लीजिए, सुन लीजिए कि मात्रा स्वर की ही होती है, व्यंजन की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। व्यंजन के साथ स्वर का मेल होता है तभी जो है मात्रा गिनी जाती है। व्यंजन की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। स्वरों में भी ह्रस्व स्वर है, लघु स्वर है, मूल स्वर है, इनकी एक मात्रा होती है। दीर्घ और संयुक्त इनकी 2-2 मात्राएं होती है। अब इसके बाद ये जो अयोग वाह है जिनका उच्चारण अंग अह, अंग अनुस्वार का उच्चारण है और अह विसर्ग का उच्चारण है, और ये दोनों ही जो है वो अयोग वाह कहलाते हैं, जिनका अर्थ मैंने आपको समझा दिया है। इसके अलावा साथियों, संस्कृत में 2 स्वर और गिने जाते हैं, माने जाते हैं, प्रचलित हैं। वो कौन से, उसको आप समझ लें। संस्कृत की जब हम बात करते हैं तो री का दीर्घ रूप आप देखिए, मैं यहां लिख देता हूं, ये इस प्रकार से लिखा जाता है। ये इसके नीचे एक और करने से री दीर्घ हो जाती है। इसका हिंदी में उपयोग नहीं है। ये संस्कृत के स्वरों में ही गिनी जाती है, क्योंकि इसका उपयोग संस्कृत के शब्दों में ही किया जाता है। हालांकि हिंदी संस्कृत से ही निकली हुई भाषा है, हिंदी पृथक कोई भाषा नहीं है, किंतु हिंदी से संस्कृत के जो शब्द, संस्कृत से हिंदी के जो शब्द हिंदी में जो शब्द आए संस्कृत के, उन शब्दों में री का उपयोग नहीं होता है। इसके अलावा एक स्वर और होता है जो होता है ली। इसका उपयोग भी जो है हिंदी में नहीं होता है। ये दोनों ही स्वर हिंदी में प्रयुक्त नहीं होने के कारण हिंदी की वर्णमाला में, हिंदी के स्वरों की गिनती में इनको सम्मिलित नहीं किया जाता है। आज इतना ही। अगले वीडियो में हम एक बार फिर आपके सामने एक नया प्रकरण लेकर उपस्थित होंगे।